मुसलमान मुल्कों के जो सारे वज़राए खारजा थे वो सारे बीजिंग में इकट्ठे हुए। वह बीजिंग से वही लोग भारत चले गए न्यू दिल्ली में। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी। जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं। मुस्लिम और अरब देशों के जो विदेश मंत्री हैं जो चीन गए, लेकिन अब वो कहां आ रहे हैं? वो भारत आ रहे हैं। कि आप किसी जगह मौजूद किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों चाइना के अंदर एक मीटिंग थी जहां पर सारे के सारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए थे और वो सारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना के कि वो सारी मीटिंग ख़त्म करके इंडिया आ रहे थे और इंडिया में उनकी एक मीटिंग शेड्यूल थी। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि दुनिया के अंदर जितने भी जहाँ जहाँ चाइना की प्रेजेंस है वहाँ वन बाय वन इंडिया जो है उसको पीछे छोड़ रहा है या फिर कहे कि उसको वहाँ से रिप्लेस कर रहा है। अब दुनिया की अब ज़रा 5-7 साल पहले देखिए 2013, 14, 15, 16 तक कि भाई दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या थी इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या चाइना। अब इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आता था उस समय पर, लेकिन उसके बाद 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने और उनके बाद उन्होंने दौरे शुरू किए उसके बाद विदेश के, और उसमें खास करके अरब कंट्रीज़ के दौरे किए थे। और ये सारी सिचुएशन के अंदर ये हुआ कि हमने बाहर से जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम लाने में कामयाब हुए, तो पूरी दुनिया खास करके वेस्ट के ब्लॉक को पता चला कि भाई नहीं ये एक जो है ये बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स देने वाला है हमें, और उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी हो गई। अगर आप देखो आज तो चाइना से बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया आ रही है। हो सकता है अभी भी 10-15 साल लगे हमें चाइना को बीट करने के लिए, क्योंकि चाइना ने अपनी जो ग्रोथ थी ना वो इंडिया से 10-15 साल पहले ही शुरुआत कर दी थी। तो ऑब्वियसली हमें टाइम लगेगा, लेकिन ये जो जर्नी है अगर आप फोकस करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इजराइल ने जो LAT लश्कर तैयबा है उसको बैन किया है। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो एक सबसे बड़ा इस वक्त पावर शिफ्ट आ चुका है कि जो मुसलमान मुल्कों के जो सारे वज़राए खारजा थे वो सारे बीजिंग में इकट्ठे हुए। और इससे पहले ये बताना चाहूंगा यहाँ ये इस तरह की मीटिंग्स पहले कैंप डेविड में हुआ करती थी। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बीजिंग में हुआ, बीजिंग से वही लोग भारत चले गए न्यू दिल्ली में। इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम में पहुंच चुके हैं पहले भी आप, और इन सर्कमस्टांसेस में, और जब आपके अफगानी जा रहे हैं वहां से और उसके बाद आप बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। मैं कहता हूं वर्चुअल मीटिंग्स में भी आपको इनवाइट नहीं किया जाता। और इन सर्कमस्टांसेस में LAT लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, भारत की ये एक आपको उनके जख्म देखें, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें LAT के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी, और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा क्या है, why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world। और मैं क्या मानूं 25 करोड़ लोग जानते हैं कि गैरिजन स्टेट है, और जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है अपने मुल्क को ही आप देख रहे हैं आप, और उसका रिजल्ट जो है वो यही है कि आप यू आर इन कंप्लीट आइसोलेशन, डिनायल एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। और इसके ऊपर एक तो दर हकीकत, और आपका क्या ख्याल है कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप ये समझते हैं कि दुनिया के हर इंसान नाक में रोटियां डालता है, नाक में। यही आपकी गलतफहमी है। मुस्लिम और अरब देशों के जो विदेश मंत्री हैं जो चीन गए, लेकिन अब वो कहां आ रहे हैं? वो भारत आ रहे हैं। और भारत आने के बाद वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारत जो कि इजराइल को अपना मित्र मानता है,
हालांकि जो गाजा में मानवीय सहायता को लेकर हिंदुस्तान ने किया, भारत ने किया, वहां पर कई टन मदद भेजी गई, क्योंकि भारत ये भी कहता है कि वहां पर जो मासूम है उनकी सुरक्षा करना भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनको भी कैसे सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसका ख्याल इस युद्ध में भी रखा जाना चाहिए। और भारत खुद आगे बढ़कर वहां पर मदद करने के लिए आया। लेकिन वो इजराइल जो अब हमले रोकने को तैयार नहीं है, तो उस इजराइल को रोकने के लिए भारत का यहां पर समर्थन चाहिए होगा मुस्लिम अरब देशों को। और जब मैं मुस्लिम और अरब देश कहती हूं तो सऊदी अरब को आप याद करिए। सऊदी अरब और भारत की जो दोस्ती इस वक्त है वो परवान पर है। अब बीच का रास्ता कोई ऐसा हो सकता है जिसमें भारत मदद करने को तैयार हो कि युद्ध भी रुक जाए और किसी भी रूप में आतंकवाद को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो बरकरार है। तो साजिद साहब, ये सर इसमें एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने ये स्टेप उठाया, इसमें क्योंकि अब इसराइल खुद भी हमास ने दहशतगर्दी का हमला वहां पे एक उसी तरह का बॉर्डर से एंटर होके और उन्होंने वो वाला हमला किया, और इंडिया के साथ जो हुआ था वो भी बॉर्डर के जरिए। तो ये एक तरीके से वो है कि क्योंकि अब उनके ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ है तो वो अब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो ट्रिब्यूट भी उन्होंने पेश किया, तो इसको ऐसे देखना चाहिए। और इंडिया की इस सिलसिले में अब क्योंकि अब एनिवर्सरी है ये उसकी, 15 साल हो गए, तो अब उनको और भी ज्यादा कहने को मिल जाएगा। नहीं, उनको मिलेगा। दूसरा आलिया, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि उनकी एनिवर्सरी पे एक वजह ये भी थी, जो मरने वाले थे उनमें कई यहूदी मौजूद थे, और दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी बात, एक और बात आपको यहाँ आलिया मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये जो फलस्तीन में जो कुछ हुआ है, जो इसराइल के अंदर हुआ है, इसके बाद आगे दुनिया में मजीद चेंजेस आएंगे, मजीद चेंजेस आएंगे। जी सर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसी के दौरान जो खबर है वो ये है कि जो हमारे वजीर आजम है उन्होंने एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। तो सर वो हमारी जो एक वो रिकॉर्ड है वो लटका हुआ है कश्मीर के मसले पर, और जो बाकी इतना बहुत कुछ हो रहा है उस पर हमारी नजर नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखें, दो चीजें आप ये ज़हन में रखें बात। एक तो वो मौका कौन सा था जहां वो खड़े थे, और जिस मुल्क के अंदर खड़े थे वो गैरिजन स्टेट। हालांकि उनका पोर्टफोलियो नहीं है ये बात करने का। मोहतरम जो है उनका नाम घड़े से निकला है, वो ना इलेक्टेड है, ना सिलेक्टेड भी पूरे नहीं है, और वो जो जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं वो अजीब सी बात। आप मुसलसल 76 साल वेस्ट को पाकिस्तान बेचने की कोशिश करते रहे हैं। आप मुसलसल उनको बावर कराने की कोशिश करते रहे हैं कि रशिया सोशलिस्ट है, जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट माइंडसेट है, आप हमसे डील करें, वी विल सर्व यू बेटर अगेंस्ट रशिया। हमें वो कहते हैं पैसे दिखाओ, पैसे पैसे। और आज तक मैं समझता हूं कि आपको वही डॉलर, आज भी मेरा मुल्क चलाने वाले रात को डेली बेसिस पे डॉलर्स के ख्वाब देखते हैं, डेली बेसिस पे। और यही ज्यादती है पाकिस्तान के साथ कि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं। डॉलर मिले तो डॉलर दें चाइना वाले तो सी पैक के गीत शुरू कर देते हैं आप। डॉलर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके जो देता है यूक्रेन को, आप उनके साथ डीलें करते हैं, आप उनके साथ लबी डबी होते हैं, आप IMF के पैकेजेस लेते हैं। तो आप डॉलर बेस आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आपका कोई अगर देखा जाए 42% रिपोर्ट आई है, आपकी महंगाई है जो वो बढ़ चुकी है, और इलेक्शन आपके पहले हो चुके हैं। आपके नए वजीर आजम जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अब अपनी कैबिनेट तश्कील देते फिर रहे हैं, लोगों को वो मिनिस्ट्रियों की वादे कर रहे हैं, चाहे MQM हो, चाहे बाप पार्टी हो, चाहे फजलुर रहमान साहब हो। तो आपके इलेक्शन जो होंगे वो इलेक्शन से पहले क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। रोजाना कौम को एंगेज करने के लिए एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है स्पाइसी किस्म की। यही एंटरटेनमेंट है, यही आपकी किस्मत है। इससे आगे आप खुद डिसाइड कर लें।